हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। न्यू इंडिया समाचार मैगजीन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके ऊपर वीडियो मैंने अपलोड की थी अभी अभी कुछ समय पहले, ठीक है। तो उसी के अंदर से मैं यहाँ पर आपके लिए, जब हमें पता चला कि मैगज़ीन ये इस तरीके की आई है, काफ़ी अच्छी मैगज़ीन है। 16 से 31 मई 2021 की 15 दिन के लिए मैगज़ीन है। उस वीडियो को ज़रूर से देख लें, आपका एक परसेप्शन बन जाएगा मैगज़ीन के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 के अंदर इशू नंबर वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर आखिर बताया क्या गया था। एक बार ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि मैगज़ीन के अंदर से आपको कुछ मिला भी या नहीं भी मिला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए गए हैं, ठीक है। इनको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने डाल दिया आपके लिए कि वाइड रेंज दिखाने के लिए है। तो ये आपकी कवर पेज था इस तरीके का यहाँ पर, और न्यू इंडिया राइजिंग के नाम से आपको बताया गया था कि किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद मोदी जी ने मन की बात की, हमारे काम की नहीं है। देखिए, यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो एक भी चीज़ बेफालतू की बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, ठीक है। टाइम का बिल्कुल खास ख्याल रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है, इसीलिए 3 से 4 घंटे में आपके यहाँ पर सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो काम की है। मोदी जी ने ऐसी 1000 बातें आकर के माइक पर कही हैं, हमारे काम की एक भी नहीं है। चलते हैं आगे। वार अगेंस्ट कोविड-19 के अंदर बताया कि किस तरीके से हमने साथ मिलकर के वॉर को जीता है। मतलब कोविड-19 जैसी जो वॉर है, देखिए ये बिल्कुल हल्की वॉर नहीं है। आप देखिए, ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ 1929 के अंदर, फिर आपका वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद ये सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर माना जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं था और हमने इसको साथ मिल करके जीता। इसमें बहुत कुछ दिया गया था अंदर, मैंने आपके काम की चीज़ें निकाली हैं और उनको ही इंक्लूड किया है। पूरी मैगज़ीन काम की नहीं है। आप देखिए, हमने अप्रैल 11 से अप्रैल 14 के बीच तिलक उत्सव यहाँ पर मनाया। तिलक उत्सव का मतलब ये था कि हम कोरोना वैक्सीनेशन को इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ये है कि आपको टीका उत्सव का मकसद याद रखना है। टीका उत्सव का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर टीका लगाना है और इंक्रीज़ करना है द शेयर ऑफ RT-PCR टू द 70% इन टेस्टिंग, ओके। तो RT-PCR और कोरोना वैक्सीनेशन को यहाँ पर बूस्ट करना है, ये हमारा टीका उत्सव का मकसद था। उसके बाद देखें, हमने इसी के लिए ऑक्सीजन भी बाहर से प्रोक्योर की, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, हर किसी देश ने हमारी यहाँ पर मदद की। हमने जो डिमांड ऑक्सीजन की इंडिया के अंदर क्रिएट हुई, उसको मीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पर किए हैं। इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कोटा ऑफ द स्टेट्स का ऑक्सीजन कोटा हमने यहाँ पर बढ़ाया। इंस्ट्रक्शंस वर इशूड फॉर द सप्लाई ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं, किस तरीके से मैनेज किए जाएँ, ये सब हमने यहाँ पर किया। गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट किया ऑक्सीजन अदर कंट्रीज से, फ्रांस ने हमारी मदद की, सभी कंट्रीज़ ने हमारी मदद की यहाँ पर। स्टील कंपनीज़ को हमने कहा कि जो अपने नाइट्रोजन टैंकर्स हैं, जिनमें आप नाइट्रोजन को बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हो, उनको यहाँ पर कन्वर्ट कीजिए ऑक्सीजन टैंकर्स में, क्योंकि हमें ऑक्सीजन टैंकर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। फिर आप देखें यहाँ पर, ठीक, ये सारा डाटा आपके काम का नहीं है, बल्कि आपको इस स्लाइड से कुछ पढ़ना भी नहीं था। आपको ये देखना है कि हमने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट भी यहाँ पर लगाए हैं। 551 प्लांट यहाँ पर हमने लगाने की कोशिश की है पीएम केयर फंड से। तो यहाँ पर यूज़ बताया गया है कि किस तरीके से फंड का यूज़ यहाँ पर किया गया, ओके। उसके बाद देखिए, तो एयरफोर्स ने अपनी यहाँ पर मदद की। एयरफोर्स ने अपने जो एरियर क्राफ्ट्स हैं उनकी यहाँ पर मदद ली और ऑक्सीजन जो टैंकर्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराने में मदद की। तो हर किसी का साथ मिलकर के हमने काम किया है ना। नेवी यहाँ पर आ गई सपोर्ट के अंदर, अलग अलग कंट्रीज से नेवी ने यहाँ पर हमें मदद भेजी। द नेवी इज़ ऑल्सो ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, दूसरी देशों से ऑक्सीजन लाने में मदद की। और कोविड जो केयर सेंटर्स हैं वो भी उन्होंने यहाँ पर सेटअप किए। रेलवे ने अपना इंपॉर्टेंस दिया। रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस यहाँ पर बनाई। शीघ्रता से अति शीघ्र ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस यहाँ पर बनाई गई थी, ओके। फिर आप देखें, हमने जो ये आपकी दवाई है रेमडेसिविर, इसका भी एक्सपोर्ट यहाँ पर बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड इंडिया के अंदर ही बढ़ रही है। जब डिमांड इंटरनली बढ़ती है तो एक्सटर्नली डिमांड आपको कम करनी ही पड़ती है। तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द रेमडेसिविर तो हमने किया ही, साथ ही हमने इसका एक्सपोर्ट भी बैन कर दिया ताकि जो इसके प्राइस हैं वो बने रहें और ब्लैक मार्केटिंग भी ना हो, ओके। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा में भी पढ़ते होगे, यहाँ पर आपको एक जगह मिल गई। दूसरी चीज़ देखें, रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की। तो फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ पर चलाई गई? मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में पहली ऑक्सीजन जो एक्सप्रेस है वो अप्रैल 26 तक पहुंची। ये सब करंट अफेयर है, ठीक है, याद रखिए, ये सब करंट अफेयर के अंदर हम चल रहे हैं। उसके बाद देखें, पीपीई किट प्रोडक्शन में हम वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर चाइना है। जब कोरोना वायरस शुरुआती दौर में था तो इंडिया के पास पीपीई किट बिल्कुल भी नहीं थे और हमने यहाँ पर क्या मुकाम हासिल किया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन यूपीएससी पीटी में पूछ लेगा कि हम अभी इंडिया में सेकंड नंबर पर हैं, मतलब पीपीए प्रोडक्शन में हम सेकंड नंबर पर हैं। तो यस, हम सेकंड नंबर पर हैं, ओके। यहाँ पर देखिए आप,
एक और हाईलाइट पॉइंट मैंने आपको बताया कि 1.11% इंडिया का मोर्टेलिटी रेट है। मतलब जितने लोगों को यहाँ पर कोरोना वायरस हुआ उनमें से सिर्फ 1.11% लोग ही मरे हैं। ये किसी भी कंट्री में और किसी कंट्री में, दुनिया की किसी भी कंट्री के मुकाबले बहुत ही कम है। हमारी जो सेकंड वेव है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी, बट फिर भी हमने ये मुकाम यहाँ पर हासिल किया कि मोर्टेलिटी रेट को सबसे कम रखा गया। तो ये पॉइंट आपको ना पता हो तो इस तरीके से आपको पता करने हैं। फिर आप देखिए इंडिया ने क्या क्या मुकाम हासिल किए हैं। इंडिया इज़ करंटली रनिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोना। तो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इस समय इंडिया के अंदर चल रहा है। ओके, आप देखिए कि 95 डेज़ के अंदर, लगभग 3 महीने के अंदर इंडिया ने 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी। ये काम अगर यूएसए में हो रहा है तो वो 101 दिन में हो रहा है, अगर चाइना के अंदर हो रहा है तो वो 109 दिन में हो रहा है। हमने ये काम 95 दिन में किया। हमने 95 दिन में 13 करोड़ लोगों को लगा दी। किसी और कंट्री के बस की बात नहीं थी। हमने रशिया से स्पुतनिक वी बनाई और साथ ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसी वैक्सीनेशन को यहाँ पर लागू रखा। उसके बाद देखें वी एक्सटेंडेड हेल्प, नाउ द वर्ड इज़ रेसिप्रोसिटी। कहने का मतलब ये है कि हमने सबसे शुरुआत में जब हमने वैक्सीन डेवलप कर ली तो हमने कोवैक्सीन को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, कोविशील्ड को एक्सपोर्ट करना शुरू किया और 80 कंट्रीज़ को वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के जरिए वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। जैसे सऊदी अरब है, कनाडा है, इन सब वैक्सीन देशों को हमने वैक्सीन दी। वैक्सीन 80 कंट्रीज़ को दी गई तो 80 के 80 कंट्रीज साथ मिलकर के आए और बोले अब इंडिया को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के अंदर सेकंड वेव आई है तो हम उसकी मदद करेंगे। आप देखिए कि जब इंडिया के अंदर सेकंड वेव आई तो अलग अलग कंट्रीज से, भूटान हो, यूएस हो, छोटा हो बड़ा हो, सऊदी अरब है, जापान है, ब्राज़ील है, सभी कंट्रीज़ ने हमारी मिलकर के मदद की। 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ साथ में मिलकर के आए, जो भी मदद कर सकते थे उन्होंने हमारी मदद की। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाए उन्होंने हमें N95 मास्क यहाँ पर पहुँचाए। ठीक है, ब्रिटेन की देखें तो ब्रिटेन ने हमें यहाँ पर 9 कंसाइनमेंट ऑफ रिलीफ मटेरियल यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश की और जर्मनी ने यहाँ पर हमें ऑक्सीजन प्लांट लगवाने में मदद की। सऊदी अरब और कुवैत की भी बात करें तो ऑक्सीजन सप्लाई उन्होंने इंडिया के अंदर की। सिंगापुर और थाईलैंड ने भी ऑक्सीजन टैंकर्स यहाँ पर भेजे। तो थोड़ा बहुत याद रखिए कि सिंगापुर वगैरह है तो उन्होंने हमारी किस तरीके से मदद की है। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद देखें WHO ऑल्सो एडोप्टेड इंडियाज़ मॉडल। इंडिया का मॉडल WHO ने भी अडोप्ट किया। जब पहली वेव खत्म हुई तो WHO हमें उल्टा सीधा कह रहा था कि इस तरीके की चीज़ें इंडिया में, मतलब इंडिया गलत कर रहा है, ये कर रहा है। अब इंडिया ने यहाँ पर WHO का मॉडल अपनाया है। इंडिया वाज एमंग द कंट्रीज दैट लॉन्च द रैपिड एंटीजन टेस्ट विद RT-PCR। इनिशियली इंडिया वाज क्रिटिसाइज्ड। इंडिया को पहले क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि RT-PCR टेस्ट की तरफ मत जाइए, लेकिन WHO इसकी तरफ दोबारा से मूव कर चुका है। इंडिया बन चुका है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा मेडिसिन सप्लाई यहाँ पर हो रहा है। आप देखिए, दिस इज़ हाउ वी वॉन द फर्स्ट वेव। कैसे इतने सारे हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई, इतने आइसोलेशन बेड अवेलेबल कराए। ठीक है, ये डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड प्रोवाइड कराए, ICU बेड प्रोवाइड कराए, वेंटिलेटर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए। ओके, उसके बाद देखें तो मास्क वगैरह हैं, PPE किट हैं, हम सभी के प्रोडक्शन में आगे देखने के लिए आए। तो उसी हिसाब से चलना है। देखिए, डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद अगर आप देखें आयुर्वेदा का अपना इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ा। आयुर्वेदा जो एंशियंट सिस्टम है मेडिसिन का, उसका अपना इंपॉर्टेंस बढ़ा। अलग अलग तरह की दवाई आई। आयुष मिनिस्ट्री ने अलग अलग तरीके की नोटिफिकेशन जारी करके लोगों को बताया कि ये वाला योग कीजिए, ये वाला योग कीजिए, ये वाला योग कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग तरह की यहाँ पर दवाइयाँ भी दी। फिर साथ ही हम बात करें हेल्थ फॉर ऑल का, यहाँ पर इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब ये है कि सभी लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करनी है। जब 2014 में गवर्नमेंट बनी थी तभी से उन्होंने ये चीज़ें लागू करनी शुरू कर दी थी। इट हैज़ रोल्ड आउट वेरियस स्कीम्स टू प्रोवाइड free health services to poor in addition to boosting the health sector in villages, towns, large cities and balanced development। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स तो यहाँ पर बने हुए थे और आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम, जन आरोग्य योजना, उसके तहत तो आपका बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देखें कि जो हेल्थ बजट है इंडिया का, इंडिया के हेल्थ बजट में 137% का हाइक देखने के लिए मिला है। ओके, 130% हाइक इन द बजट फॉर द हेल्थ सेक्टर हाईलाइट्स द गवर्नमेंट प्रायोरिटी। गवर्नमेंट चाहती है कि पहले आपका जो हेल्थ सेक्टर है उसको मजबूत किया जाए। 80% अमाउंट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द वैक्सीनेशन वाज गिवन फ्रॉम PM केयर फंड। तो ये दिखाने की कोशिश है कि PM केयर फंड से भी पैसा हमने यूज़ किया है। हमने क्या किया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमने प्रमोट किया है क्लीनलीनेस टू स्टॉप द आउटब्रेक ऑफ द डिसीज़। हर एक हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया जा रहा है। एंश्योरिंग अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ टू द पुअर प्रोवाइड की है। एम्फेसिस दिया है ऑन इम्प्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी और द आप समझिए मेडिकल जो आपका
फ्रेटर्निटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। उसके बाद वर्किंग ऑन मिशन मोड टू ओवरकम हर्डल्स, किसी भी तरह की हर्डल्स हैं तो उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। इस तरीके से हमने इंप्रूव किया है अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। उसके बाद फ्री ट्रीटमेंट ऑफ पुअर के अंदर आपको सिर्फ वही स्कीम याद रखनी है, PMJ स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के अंदर 10 करोड़ फैमिलीज़ को यहाँ पर आप जो है वो हेल्थ की सुविधाएं प्रदान करने वाले हो, क्योंकि उनके ऊपर आपका जो हेल्थ का बर्डन है, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हेल्थ सेक्टर के लिए, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लगभग 50 करोड़ पॉपुलेशन को यहाँ पर फ़ायदा होगा। 50 करोड़ पॉपुलेशन का ये, या फिर 10 करोड़ फैमिलीज़ का ये, ठीक है। तो इसके अंदर आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, नॉट 50 लाख, ठीक है। ये डाटा गलत दिया हुआ है, 50 लाख का नहीं, 5 लाख रुपए पर पर्सन का यहाँ पर आपको यहाँ पर जो फ्री ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए हमने जन औषधि केंद्र खोले हैं और चीपर मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो जन औषधि केंद्र आपके घर के आसपास भी होगा, 90% तक चीप मेडिसिन आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, उसके बाद बेयर मेटल स्टंट भी यहाँ पर अवेलेबल कराए हैं, जो आपका जो बेसिकली कहा जाता है कि चीप यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ओके, तो जो स्टंट होते हैं, जो हृदय में डलते हैं जब धड़कन बंद हो जाती हैं, तो उसको यहाँ पर अवेलेबल कराया है फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल कराने, लो कॉस्ट में अवेलेबल कराने की कोशिश की गई है। अंडर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अलग से एक योजना चलाई गई है। इसके अंदर 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो आपकी मदर्स होती हैं, जो बेबी को जन्म देने वाली होती हैं, उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर सपोर्ट उनको मिलना चाहिए, मतलब जो डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए। उसके बाद देखें और भी यहाँ पर काम किए हैं। WHO का टारगेट है कि यूनाइटेड नेशंस, UN का टारगेट है कि दुनिया से टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म कर देना 2030 तक। इंडिया का टारगेट है 2025 तक ख़त्म कर देंगे। तो दोनों टारगेट याद रख ली। PT के हिसाब से टीबी फ्री इंडिया बनाने की हमने बात यहाँ पर की है। ओके, और तो और हमने बहुत सारे जो विलेजेस हैं उनको ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया है, और लगभग जब स्वच्छ भारत मिशन फ़ेज़ 1 यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ओके, 2 अक्टूबर 2019 को पहला फेज़ ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमने ओपन डेफिकेशन फ्री पूरे इंडिया को बना दिया था। अब हमारा फोकस है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस। ओके, उसके बाद 22 नए एम्स खोले गए हैं कंट्री के अंदर। आप देखें तो प्रमोट द मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए टेली मेडिसिन सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। नए नए मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर खोले चले जा रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेडिकल फील्ड में आए, इसके लिए काम किया जा रहा है। बच्चों के लिए मिशन इंद्रधनुष चला हुआ है। 12 डिजीज़ के लिए उनके पास वैक्सीनेशन कराने का हमारे पास काम है। तो जो 12 डिजीज़ हैं उनके खिलाफ वैक्सीनेशन यहाँ पर हमें करना है बच्चों के अंदर। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। फिर देखें, ये एक अच्छा आर्टिकल था, न्यू इंडिया ऑन द ट्रांसफॉर्मिंग पाथ, कि किस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से हमने यहाँ पर जो है the country which has relying on destiny on decades is now path for progress by way of inclusive development and use of technology। किस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के यूज़ के थ्रू इस कंट्री को आगे ले गए हैं, उसके ऊपर आर्टिकल था। हमारी 65% पॉपुलेशन एबव द एज ऑफ 35 है, यानी कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इंडिया के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस सिचुएशन का यूज़ करते हुए हमें इंडिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है डेवलपमेंट की। हमें बनाना है न्यू इंडिया, ग्रेट इंडिया। आगे चलते हैं मेन काम की चीज़ों के ऊपर। ये सब काम यहाँ पर इंडिया के अंदर किए गए। देखिए, इंडिया यहाँ पर आप देखें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में लीड रोल उसने यहाँ पर निभाया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया की ही देन है। इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर के आपका ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस यहाँ पर बनाया था। इंडिया की बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर तो हमारी 48 रैंक है। 2014 की बात करें, 2014 में हमारी रैंक यहाँ पर 81 थी और अब ये घट करके यहाँ पर 48 हो गई है। ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा इनोवेशन कंट्री के अंदर हो रहा है। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इम्प्रूव हुई है। 78,000 रुपये पर कैपिटा थी और अब यहाँ पर 1.25 लाख हो गई है। हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ है वो कभी भी निगेटिव नहीं हुई। हालांकि कोरोना के दौरान हर एक सेक्टर रो दिया था एग्रीकल्चर को छोड़ करके। हमने देखें तो इनकम जो टैक्स पेयर हैं उनकी संख्या को यहाँ पर डबल कर दिया है। हमने रेल लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। हमने ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर बिछाए हैं भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट मिले। फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की कोशिश की है। जो रिमोट एरियाज़ हैं उनमें भी फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की कोशिश की है। FDI इंडिया के अंदर लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
ओके। उसके बाद देखें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 142 थी 2014 के अंदर, अब हमारी रैंकिंग 63 है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद देखें एक्सेसिबिलिटी, वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी, वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक की इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिबिलिटी रैंकिंग इंडिया, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें 2018 में हमारी रैंक 26 हो गई है, 2014 में 99 थी। तो रिपोर्ट याद रखिएगा, पीटी में आपसे पूछ सकता है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यहाँ पर जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, आप देखें तो अलग अलग रैंकिंग बताई गई है, 71 थी तो 58 हो गई। फिर टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है 65 रैंक थी, 34 हो गई। तो ये सब डाटा जो है वो पीटी के काम का था, बाकी मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर मकसद है वो रहेगा। ओके, तो ये जितने पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं रखिए। उसके बाद देखिए इंडिया का जो मार्बल इंजीनियरिंग एबिलिटी देखी, इन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से हमने 7 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इंडिया को चेंज किया। याद रखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। अब मैं आगे जितनी भी बात करूंगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ही बात करने वाला हूं। तो सबसे शुरू में बात करते हैं आपका जो ये आपका ये चेनाब रिवर के ऊपर जो इतना बड़ा रेल लिंक प्रोजेक्ट यहाँ पर बना था अभी अभी, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 1315 मीटर की है, याद रखिएगा। और 27,000 रुपये 28,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो आपको मिल जाएगी 359 मीटर ऊंचा है। और इसकी खास बात यह है कि एक आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज का मतलब है कि इसकी जो शेप है कि वो इस तरीके की है, ठीक है। तो शेप के ऊपर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड है। तो ये रेलवे ब्रिज है और दुनिया में इससे ऊंचा रेलवे ब्रिज अभी तक बना नहीं है। एक पेरिस के अंदर एक आईफल टावर है, उससे भी ज़्यादा ऊंचा ये यहाँ पर बनाया गया है, 35 मीटर ऊंचा है आईफल टावर से। ये सब पॉइंट्स हैं, आप समझिए कि स्टेट सिविल सर्विसेज में तो पूछे ही जाने हैं ये पॉइंट। ओके, फिर आप देखें तो ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये आपका हैप्पीनेस लाएगा टू द कॉमन मैन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उन्हें यहाँ पर जो मेन लैंड इंडिया से जुड़ने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, क्योंकि बहुत सारी घाटियाँ, बहुत सारे दर्रे यहाँ पर आ जाते हैं, तो उनसे दिक्कत नहीं होगी। अब रेल लिंक के जरिए सब जोड़ दिया गया है। तो आप देखिए इससे सिर्फ पुअर को बेनिफिट नहीं होगा, स्कूल चिल्ड्रंस हैं, सिख हैं, सभी को यहाँ पर बेनिफिट होगा। यूथ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट का यहाँ पर नाम हो गया उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। और सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी जम्मू एंड कश्मीर को प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्पेरस बनाने के लिए, ये हमने काम किया। कितनी स्टील यूज़ हुई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें आप यहाँ पर मैंने बताया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज यहाँ पर ये बनाया गया है। ओके, उसके बाद ये सारे पॉइंट यहाँ पर काम के थे जो भी मैंने इसको हाईलाइट किया है। ये आर्क ब्रिज है, चेनाब रिवर पर बनाया गया है, कश्मीर वैली को कनेक्ट करेगा पूरे इंडिया से। तो आप एक बार अगर इस ब्रिज को पार कर लेते हैं तो आप इंडिया के किसी भी पार्ट में घूम सकते हैं टू द कन्याकुमारी। तो ये एक तरीके से कहा जा रहा है कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा कश्मीर टू कन्याकुमारी। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखें तो इसको ऐसा बनाया गया है कि किसी भी तरह का भूकंप का झटका ये यहाँ पर झेल सकता है। दिस एरिया ऑफ द आप देखें तो ये जो एरिया है यहाँ पर फॉल करता है, जिस एरिया के अंदर ये बनाया गया है ये एरिया फॉल करता है सीस्मिक जोन 4 के अंदर। मतलब हाईली वल्नरेबल है कि अगर जो आपका अर्थक्वेक आया तो ये ब्रिज गिरने के चांसेस होते, अगर ऐसा इसको बनाया जाता तो। लेकिन अब ये अगर जोन 5 में भी होता तो भी नहीं गिरता। इसके अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इट इज़ डिज़ाइन टू बियर द अर्थक्वेक फोर्सेज ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी जोन 5। जोन 5 के अर्थक्वेक को भी यहाँ पर झेल सकता है। तो ये ब्रिज गिरने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर। आप देखें इसकी जो हमने लाइफ डिसाइड की है वो 120 साल की लाइफ यहाँ पर डिसाइड की है। ओके, उसके बाद देखें फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन इसके अंदर यूज़ की गई है, इसके जो जोड़ हैं उसको टेस्ट करने के लिए। तो ये जब ब्रिज को जोड़ा गया उसके लिए आपको यहाँ पर फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन के जरिए इसको चेक किया गया है। उसके बाद देखें तो दिस रेल लिंक इज़ मेकिंग द ड्रीम ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक राष्ट्र बनाने का काम इसका यहाँ पर है। ओके, उसके बाद देखें ये हेल्पफुल रहेगा आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्योंकि वो मूव कर पाएंगे आसानी से। साथ ही रेलवे लिंक प्रोवाइड करेगा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ओके, जम्मू कश्मीर को कनेक्ट कर रहा है मेनलैंड इंडिया से। साथ ही द प्रोजेक्ट विल बूस्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री एंड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो ये पॉइंट आपको प्री और मेंस दोनों के लिए क्लियर हो गए होंगे। दूसरा बात करते हैं जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन का लक्ष्य ये है कि
2024 तक हर एक जो रूरल इंडिया है, रूरल इंडिया के हर एक घर के अंदर पीने के पानी की एक टंकी हमें अवेलेबल करा देनी है। तो ड्रिंकिंग वाटर 2024 तक प्रोवाइड कराना है। इसके अंदर हमने एक मुकाम हासिल किया है, हमने -30 डिग्री सेंटीग्रेड लद्दाख के अंदर पीने का पानी अवेलेबल करा दिया है। -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इतने जो टेम्परेचर है -30 डिग्री टेम्परेचर पर पानी प्रोवाइड नहीं करा पाई हैं अपनी कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर पानी जम जाता है। इंडिया में भी पानी जम जाता है, लेकिन हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पानी यहाँ पर नहीं जमा। और आप देखिए कि लद्दाख को हमने यहाँ पर पानी प्रोवाइड कराया टंकियों के ज़रिए। तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कैसे किया वो भी देखेंगे। तो -30 डिग्री सेल्सियस में हमने लद्दाख के अंदर पानी जो है वो प्रोवाइड किया, क्योंकि अगर आप देखें -30 डिग्री और -40 डिग्री पर पानी जम जाता है और बहुत सारी कंट्रीज़ में ये दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया इज इमर्ज द प्रोटोटाइप टू एसुएट फोरसाइट एंड टेक्नोलॉजिकल फीट वेयर द टैप वाटर इज बीइंग प्रोवाइडेड विदाउट फ्रीजिंग इवन एट द लो टेम्परेचर ऑफ द 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी यहाँ पर पानी नहीं जमता। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी इस तरीके से बूस्ट हुई है कि हमने इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल और जो आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है कि हम -30 डिग्री पर भी पानी प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो टेक्सास है, रसिया है, शिकागो है, यहाँ पर भी ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं अभी तक। साइबेरिया के अंदर है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही कोल्ड इलाके हैं, यहाँ पर भी प्रोवाइड नहीं हुई है, हमने प्रोवाइड की है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इनफिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी द फ्लूइड वाटर अंडरनीथ द वाटर बॉडी इज सप्लाई टू द हाउस होल्ड। तो हमने इनफिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ किया है। इसके लिए हम देखें तो हमने रिवर वाटर को ट्रीट किया, हमने उनको स्टोर किया, स्टोर करने के बाद पीने का पानी अवेलेबल कराया जा रहा है। सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। तो ये सब टेक्नोलॉजी के यूज़ के जरिए आपको याद रखना है कि हमने -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लद्दाख के अंदर पानी प्रोवाइड कराया है। ये जल जीवन मिशन के कुछ लक्ष्य हैं। 2024 तक 19 करोड़ हाउस होल्ड्स को यहाँ पर पीने का पानी प्रोवाइड करा देना है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 2019 जब मिशन शुरू भी नहीं हुआ था तो सिर्फ 3 करोड़ लोगों के पास यहाँ पर थी। आज लगभग देखें तो 10 करोड़ लोगों को हमने अवेलेबल करा दिया है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर, 2 बता दिए हैं। एक तो चेनाब आर्क ब्रिज हो गया, दूसरा आपका जल जीवन मिशन हो गया, तीसरा आ जाते हैं कोलाम बाईपास के बारे में। कोलाम बाईपास केरल के अंदर बना है और यहाँ आप देखें तो सिर्फ एक ही पॉइंट काम का था। दिस 13.5 किलोमीटर, तो 13.5 किलोमीटर का बाईपास रिड्यूस कर देगा डिस्टेंस फ्री फ्रॉम अलापुजा एंड तिरुवनंतपुरम। दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2019 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। तो किन 2 डिस्टेंस के बीच को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है? तो अलापुजा और तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है। तीनों पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं। जो इनॉग्रेशन है वो पीएम मोदी के द्वारा किया गया और 15 जनवरी 2019 को इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो ये तीसरा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। चौथा प्रोजेक्ट आपका आ जाता है हल्दिया वाराणसी वाटरवेज। हम आपका ये जो मिशन चल रहा है हमारा वाटरवेज के जरिए इनलैंड वाटरवेज को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम यहाँ पर है। टैपिंग द वास्ट पोटेंशियल ऑफ इनलैंड वाटरवेज इन द ईस्टर्न इंडिया। इनलैंड वाटरवेज का मतलब ये हो जाता है, देखिए एक तो आपका हो गए कि ओशन के जरिए, इंडियन ओशन वगैरह, उसके जरिए आप दूसरी कंट्रीज तक पहुंचते हैं। बट इनलैंड में भी आप अगर शिप का यूज़ करें तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रीट जो होते हैं जिनके ऊपर ये सामान जाता है, जैसा कि आपको ये जहाज़ दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है हमें ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अगर हम वाटरवेज का यूज़ करेंगे। तो इसी के लिए हल्दिया वाराणसी वाटरवेज हैज़ बिकम द हार्बिंजर इन ट्रांसफॉर्मिंग द इनलैंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ईस्टर्न इंडिया के अंदर हमने ये प्रोवाइड करा दिया है, एक्सटेंसिव डेवलपमेंट हुआ है। 5 स्टेट्स को बहुत फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, इन सबको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो हल्दिया से वाराणसी तक का जो पूरा का पूरा गंगा रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, ये आप देखें तो उसकी लेंथ लगभग 1390 किलोमीटर है और इसके ऊपर 4200 करोड़ रुपए का खर्चा अभी तक किया जा चुका है। द प्लान इज टू टर्न हल्दिया इनटू ए मल्टी मॉडल टर्मिनल। हल्दिया जो कि आपका बंगाल में पड़ेगा आर ऑल्सो ऑन द कार्ड्स इन द फ्यूचर। इट इज़ एनविसेज टू कनेक्ट द वाटरवेज बांग्लादेश। इसको आगे ले जाने का भी हमारा प्लान है, बट अभी नहीं, आगे करेंगे। ओके, तो आप देखिए कि पहला जो यहाँ पर सर्विस है वो 2016 के अंदर जो मारुति कार्स हैं उन्होंने अपना यहाँ पर फ्रीट भेज करके इसको सक्सेसफुल बनाया और उन्होंने दिखाया कि हाँ ये अब चालू है। वाराणसी से हल्दिया तक फ्रीट भेजा गया। टुडे देयर आर 111 वाटरवेज हैं। 2014 में सिर्फ 5 वाटरवेज थे, हमने अगले 7 सालों में 111 वाटरवेज यहाँ पर बना दिए हैं। टोटल अगर देखें 24 स्टेट्स के अंदर वाटरवेज बन रहे हैं और टोटल मिलाकर के 20,000 किलोमीटर की लेंथ पर बन रहे हैं। तो ये चौथा प्रोजेक्ट मैंने आपको यहाँ पर बना दिया। 5वें पर आ जाते हैं जो कि है अटल टनल। अटल टनल अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंस है। अटल टनल की जो
आप देखिए ये हमारा जो एम्बिशियस प्रोग्राम था 2002 में प्रोग्राम जो है वो रखा गया था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने इसकी फाउंडेशन यहाँ पर रखी थी। सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2014 में जब हमारे गुरुजी आए पावर में तो उन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया। लेह मनाली हाईवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टनल ऑन लेह मनाली हाईवे पर इसको बनाया गया है इन रोहतांग। और आप देखें तो द टनल बिकम अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज रिसोल्व टू बिकम द सेल्फ रिलायंट एंड नाउ वर्क हैज़ बिगिन ऑन द एशियाज़ लार्जेस्ट टनल रोड जोजीला टनल। इसके ऊपर मैं आऊँगा। आप देखिए लेह मनाली जो हाईवे है उसके ऊपर इसको बनाया गया है और रोहतांग पास के पास में इसको बनाया गया है। यूज़ टू बिलोंग द रोहतांग पास से पहले आपको गुजर के आना पड़ता था, ठीक है। 5 से 6 महीने के लिए ये जो ब्लॉक है, ये रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता था और साथ ही ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगती थी अगर ब्लॉक ना हो तो ये सारे इशूज हमने यहाँ पर सॉर्ट आउट किए अटल टनल के ज़रिए। ओके, तो द एरिया वॉज कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द अदर पार्ट्स बट नाउ इट इज़ ओपन फॉर एंटायर ईयर, क्योंकि हमने अटल टनल यहाँ पर बना दी है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अटल टनल विल गो लॉन्ग वे इन हेल्पिंग द इंडियन आर्मी लद्दाख के अंदर आराम से पहुँच सकती है। अब तो और भी इनिशिएटिव हो गए हैं, जैसे कि चेनाब वार्क ब्रिज भी हो गया। ओके, तो लॉजिस्टिक आराम से सपोर्ट हो जाएगा, विंटर के दौरान भी सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, अटल टनल देखें तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपको मिल जाएगी 10,000 फीट के करीब और इट इज़ द टालेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड टनल इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, ये पीटी का पॉइंट है, ये आएगा 100%। ओके, इट इज़ द टालेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड टनल इन द वर्ल्ड। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। द टनल के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स को फिट किया गया है, जैसे आप देखें तो सेमी ट्रांसवर्स सिस्टम है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, लाइटनिंग है, मॉनिटरिंग कंट्रोल है, स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर यूज़ की गई हैं। तो ये आपका जो पांचवा मैंने सिस्टम बताया, पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको याद रखना है। उसके बाद जोजिला एशिया की सबसे लंबी जो टनल रोड है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एशिया की लॉन्गेस्ट टनल रोड जोजिला टनल यहाँ पर बन रही है। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स दिस टनल, श्रीनगर, द्रास, कारगिल, लेह एरियाज विल रिमेन कॉन्टेक्ट विद द ऑल वेदर कंडीशन। तो हम जम्मू एंड कश्मीर को फुल्ली इंडिया के साथ जो कनेक्ट करने का काम यहाँ पर हम कर रहे हैं। 3000 मीटर का जो एल्टीट्यूड है वहाँ पर ये बनाई जा रही है। 3000 मीटर ऊपर ये जो है एल्टीट्यूड पर बनाई जा रही है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। फ़ायदे क्या होंगे? वही होंगे जो चेनाब वार्क ब्रिज से हुए। तो छठा यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पता हो गया। सातवां बात करते हैं बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज आपका नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है, असम के अंदर ये बनाया जाएगा। ओके, इस ब्रिज की अगर हम बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है और ब्रिज को याद रखिए कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। एक है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इसके बीच में आप देखें तो 500 किलोमीटर जो है वो आपको चलना पड़ता था, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 100 किलोमीटर की रह गई है। आपका जो टाइम है वो लगभग 24 घंटे से कम कर दिया है सरकार ने। ओके, तो द बोगीबिल ब्रिज इन असम हैज़ बिकम द कंट्रीज लॉन्गेस्ट रेल एंड रोड ब्रिज। तो रेल कम रोड ब्रिज यहाँ पर आपको मिलेगा। याद रखिए, कंट्री का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ है। दूसरा एक और ब्रिज है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। द डिमांड फॉर द बोगीबिल ब्रिज 1965 से डिमांड चल रही है भाई। ये तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। देखिए, आपको 35 और 20 यहाँ पर आपको 56 साल हो गए और ब्रिज जाकर के अब बना है, तो दिक्कत तो है कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर। ओके, तो रेल कम रोड ब्रिज आपको यहाँ पर ये मिलेगा। ओके, तो ये आपका 7वां पॉइंट हो गया। अगला 8वां जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना है वो बना है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर बना है पंबन ब्रिज। तो इस पंबन ब्रिज के बारे में यहाँ पर एक लाइन दी गई थी, पंबन ब्रिज इन साउथ इंडिया विच कनेक्ट द रामेश्वरम टू द मंडपम इन तमिलनाडु वॉज री एस्टेब्लिश्ड एंड इंडियाज टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस एंड एक्सपर्टीज। तो इसको री एस्टेब्लिश किया गया है, तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम और मंडपम के बीच में बनाया गया था। ओके, तो आप देखिए कि रिप्लेस करेगा प्रीवियस 105 साल पुराना ब्रिज यहाँ पर था, वो हटा दिया गया है। और ये ब्रिज आप देखिए, ये ब्रिज बहुत ही अलग तरीके की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। दिस इज़ द कंट्रीज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। ये पॉइंट है आपके काम का, याद रखिएगा। ये कंट्री का पहला वर्टिकल लिफ्ट, वर्टिकल मतलब लिफ्ट का मतलब है कि ये बीच में से 2 हिस्सों में होकर के ऊपर की तरफ उठ जाता है। ओके, और रेलवे सी ब्रिज है, सी के ऊपर बना हुआ है, रेलवे को सपोर्ट करेगा। ओके, वर्टिकल है तो ऊपर उठेगा। ओके, तो ये सब आप देखिए कि अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके इसको बनाया गया है। तो 8वां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये है। उसके बाद अगर हम देखें तो और चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आ जाती हैं, जैसे जैसे हम लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं एक्सेसिबल
एयर ट्रैवल। आपको पता हो तो सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। इनका कहने का मतलब ये है कि जो आम नागरिक है उसको एयर सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए हमने उड़ान स्कीम चलाई थी। एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एयर ट्रैवल टू एवरीवन। सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है अफोर्डेबल, ठीक है, मतलब सस्ते दामों में हमें उसको अवेलेबल कराना है। आप देखिए, अगर आप उड़ान स्कीम के तहत यहाँ पर उड़ान भरते हैं तो आपको जो किराया आपका ऑटो से लगता है उससे भी कम किराया यहाँ पर आपका लगने वाला है। जैसे आप देखिए कि 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको उड़ान स्कीम के अंदर उड़ने का मौका मिलेगा। इंडिया के अंदर टैक्सी का किराया 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है। तो आप देखिए, अगर 500 किलोमीटर की जर्नी आप यहाँ पर पूरी करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये देने पड़ेंगे, और आप एयरक्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, उड़ान स्कीम के तहत सरकार ने आपको ये सुविधा प्रदान की है। ओके, तो इसके लिए आप देखिए हेलीकॉप्टर्स हैं, सी प्लेन सर्विसेज हैं, ये सब उड़ान स्कीम के अंदर लागू कर दी गई हैं। और इंडिया की पहली सी प्लेन सर्विस, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिर से पॉइंट हो जाता है, इंडिया की पहली सी प्लेन सर्विस शुरू की गई है अहमदाबाद और केवादिया के बीच में। केवादिया टूरिज्म सर्किट का ही पार्ट है इन गुजरात के अंदर, जब यहाँ पर इनोग्रेट करने के लिए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर आपकी पहली सी प्लेन सर्विस यहाँ पर शुरू की है। उसके बाद देखें तो ये आपका एक जो है यहाँ पर हो गया, तो ये 9 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पर हो गए। 10वें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरफ चलें तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा जो आपका ये आपका नया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो यहाँ पर आपकी बन रही है। ओके, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के साथ साथ पार्लियामेंट को कहा जाता है डेमोक्रेसी का मंदिर। उसके बाद देखें तो फ्यूचर ऑफ द कंट्री को डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है। हमारी जो पार्लियामेंट इस समय है मौजूद, वो लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी है, और इन 100 सालों में हमने उसमें कई सारे रिपेयरमेंट भी किए हैं और कई बार उसको रेनोवेट भी करने का काम किया है। लेकिन अब ये और ज़्यादा बर्डन सहन करने के लिए नहीं है। अब ये एक ओल्ड स्ट्रक्चर हो चुका है और अब इट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल टू इंक्रीज द सीटिंग कैपेसिटी, और इसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के पीछे यही कारण है कि यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी नहीं है। कई बार रिनोवेशन की ज़रूरत पड़ गई, खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, और नई पार्लियामेंट हाउस यहाँ पर सेटअप करेंगे जो कि नए इंडिया को सपोर्ट करेगा। ओके, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं देखते हैं। 64,000 स्क्वायर मीटर के अंदर ये यहाँ पर बनाया जाएगा और 4 स्टोरी होगा, 4 मंजिला ये यहाँ पर होगा। 971 करोड़ रुपए यहाँ पर लगेंगे। और अगले साल जब हम 75 साल पूरे कर लेंगे अपने इंडिपेंडेंस के, तो आपका ये जो है वो खोल दिया जाएगा, ये बिल्डिंग आपकी ओपन कर दी जाएगी। याद रखिएगा ये ट्रायंगुलर डिज़ाइन के अंदर बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। ओके, ये नोके निकली भी नहीं है, लेकिन हालांकि मैं अब ये इमेज होगी दूसरी, ठीक है, वो दिखाऊंगा। ट्रायंगुलर इमेज में है और इसके अंदर अर्थक्विक रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी बनाई गई है। भूकंप आया तो बिल्डिंग बिल्कुल नहीं गिरेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। टारगेट क्या है? टारगेट टू सेटअप द सेपरेट ऑफिस फॉर ऑल एमपी, सभी एमपीज़ के लिए अलग अलग से ऑफिस इसके अंदर हों, इसका प्रबंध यहाँ पर किया गया है। ओके, MP's ऑफिस विल बी इक्विप्ड विद डिजिटल इंटरफेस एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़। तो अब ऑनलाइन जो सिस्टम यहाँ पर है वो सिस्टम हर एक ऑफिस के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो 150% मोर सीटिंग कैपेसिटी है पार्लियामेंट हाउस की पिछली पार्लियामेंट सीट के मुकाबले। अगर हम देखें तो पहली पार्लियामेंट में जितनी सीटें थीं उससे 150% ज़्यादा सीटें हैं। 888 लोकसभा की सीटें हैं, याद रखिएगा पॉइंट को, और 384 आपको राज्यसभा के रूम मिल जाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। जॉइंट पार्लियामेंट की मीटिंग हो सकती है बिल्कुल आराम से, क्योंकि 1272 MPs के लिए जॉइंट सिटिंग के लिए कुर्सियाँ मिल जाएंगी बहुत ईजीली, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको याद रखना है कि जॉइंट सीटिंग के लिए 1272 टोटल यहाँ पर काम हो जाएंगे। 2000 इंजीनियर्स और वर्कर्स ने इसको मिलकर के यहाँ पर तैयार करने का काम करेंगे, पार्लियामेंट हाउस बनेगा। ओके, उसके बाद अगर हम देखें बोथ द बिल्डिंग्स विल वर्क कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि नई बिल्डिंग बन गई तो आप दूसरी बिल्डिंग को फेंक दोगे, नहीं, दूसरी बिल्डिंग को अभी काम करते रहना दिया जाएगा जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनेगी। साथ ही जो पुरानी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को एज आप देखें तो कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में यहाँ पर बना करके रखा जाएगा। कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में बना करके रखा जाएगा, उसको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ध्वस्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो हमारा इतिहास हमको याद दिलाती है। तो इसके अंदर आप देखें जो नई बिल्डिंग है अर्थक्विक रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी है, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन इसके अंदर किया जाएगा। साथ ही आप देखें तो इट विल बी बुल्ड टू मीट द नीड्स फॉर मोर देन 150 ईयर। अगले 150 साल तक नई पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट द कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉयज़ टू मेक द इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट मोर प्रोडक्टिव, बट द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इज़
नॉट अकॉर्डेंस विद द 21st सेंचुरी। तो पार्लियामेंट जो इस समय मौजूद है उसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, उस सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें 10 हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बड़े बड़े देख लिए, अब देख लेते हैं 11th नंबर का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में क्या है। तो हम मार्स की तरफ को मिशन भेज रहे हैं, ठीक है, और हमारे जो मार्स मिशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो बजट मिशन यहाँ पर हैं। एक पर्टिकुलर मिशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि टोटल जो हम मार्स के ऊपर मिशन भेजते हैं उसके अंदर हमारा जो बजट है वो सबसे ज़्यादा कम रहता है और कंट्रीज़ के मुकाबले अगर हम देखें तो क्या बात यहाँ पर हो रही है उसके बारे में देखते हैं। तो इंडिया जो है वो लो बजट मार्स मिशन यहाँ पर भेजता है, ओके, ताकि जो कंट्री का एक्सपेंस है वो कम हो रेड प्लैनेट यानी मंगल ग्रह पर पहुँचने के लिए, ओके। तो आप देखिए कि जो जर्नी की पर किलोमीटर कॉस्ट है वो यहाँ पर कम कर दी जाती है, ऑटो फेयर से भी कम करने की कोशिश हमने यहाँ पर की है। तो इन्होंने असेसमेंट किया है, इन्होंने पता किया है कि 10 रुपये से भी जो आपका लगता है 10 रुपये पर किलोमीटर से भी कम की कॉस्ट यहाँ पर लग रही है, ठीक। तो जैसा ये कह रहे हैं वैसा आपको मानना पड़ेगा क्योंकि मैगजीन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं फिर भी इसको देख लो क्योंकि लिखना आपको यही है, ओके। तो इंडिया बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप द इंडिजीनियस एंटी सैटेलाइट वेपन। इंडिया ने अपना इंडिजीनियस एंटी सैटेलाइट वेपन जो है वो आपका डेवलप कर लिया है। पीटी का पॉइंट है, याद रखिएगा, 4th कंट्री यहाँ पर बन गया है, ओके। तो स्पेस के अंदर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर आपका बना लिया गया है। ये हमारे मिशन चल रहे हैं चंद्रयान 2 और हमारा जो पार्शियल सक्सेस हमें चंद्रयान 2 के अंदर मिली और चंद्रयान 3 हमारा रेडी है। उसके बाद गगनयान मिशन भी हम यहाँ पर भेजेंगे जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स हो जाएंगे, तब हम यहाँ पर कंट्री का पहला मैंड जो मिशन है वो यहाँ पर भेजेंगे। तो अभी तक हम अनमैंड मिशन भेज रहे थे, अब मैंड मिशन भेजेंगे। कंट्री जो है इंडिया, उसने दूसरी कंट्रीज़ के भी सैटेलाइट्स छोड़े हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर देखें तो 34 कंट्रीज़ के 357 सैटेलाइट यहाँ पर छोड़े गए हैं। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को पूरा मौका दिया जा रहा है कि स्पेस कोऑपरेशन में पूरी मदद कीजिए। 13 स्पेस मिशंस 2019 के अंदर जो है वो कंक्लूड किए गए, इंक्लूडिंग 6 लॉन्च व्हीकल भी यहाँ पर डेवलप किए गए और 7 सैटेलाइट मिशंस भी यहाँ पर छोड़े गए। BSNL ने लॉन्च किया है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स मॉडल, ओके। तो इस चीज़ को आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया ने अभी 2020 के अंदर 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ा CMS-01 PSLV C50 का यूज़ करते हुए। इसरो ने इंट्रोड्यूस किया 22 जनवरी 2020 को इसरो ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट फीमेल हाफ ह्यूमैनॉइड जिसका नाम है बायोमित्र, ओके। तो एक आपने सुना होगा सोफिया, ठीक है, उसी का आपको ये बेसिकली उसी तरीके का आपको ये रोबोट मिल जाएगा। ये हाफ ह्यूमैनॉइड और रोबोट है, इसका नाम है बायोमित्र। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ बायोमित्र रिसेंटली सीन इन न्यूज़, तो आप सोचोगे कि किसी कंट्री के साथ हमारा टाई चल रहा होगा और उसी के ऊपर आप टिक कराओगे। नहीं, ये पहला फीमेल हाफ ह्यूमैनॉइड है। उसके बाद बात करते हैं कि नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है। तो नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमने नई एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च की है और आप देखें तो कोरोना के दौरान भी हमने यहाँ पर नेशनल जो टेस्टिंग अथॉरिटी है, ओके, जो फुल्ली पेपरलेस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए हैं। उसके बाद देखें तो ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर काम के हो जाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सन याद रखिएगा 29 जुलाई 2020 को यहाँ पर लॉन्च की गई थी। रेडिकल चेंजेस लाने हैं स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन के अंदर। पिछली जो पॉलिसी थी वो 1986 में ख़त्म हो गई, ओके। तो सॉरी 1986 में हमारी पिछली पॉलिसी थी, 34 साल तक चली, लेकिन वो 21st सेंचुरी की नीड के हिसाब से नहीं थी। इस वजह से हमने नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की। मकसद क्या है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर GDP में हिस्सा जो है वो 6% तक बढ़ा देना है। तो ये बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है जो कि कभी मुझे नहीं लगता फुलफिल हो पाएगा। एजुकेशन सेक्टर पे आपको 6% GDP का खर्च करना पड़ेगा, ओके। तो ये चीज़ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम करती है टू एंश्योर द इक्वल एक्सेस, सभी को यहाँ पर इक्वल एक्सेस मिले। इक्विपिंग स्टूडेंट विद स्किल एंड नॉलेज उनको यहाँ पर प्रोवाइड होती रहे। जो रिमूविंग लिंग्विस्टिक ऑब्लिगेशन, मातृभाषा में सिखाने वाली बात जो है वो है। इनोवेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाए और साथ ही डिफरेंशियली एबल्ड जो स्टूडेंट है उनको भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रमोट किया जाए, ओके। तो कमिटमेंट की जा रही है। पहले हमने कहा था जब हमने राइट टू एजुकेशन दिया था कि हम 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक हमने कहा 3 से 18 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम हमारा ये है। 2030 तक कंट्री के अंदर जितने भी एडल्ट हैं 18 से ज़्यादा ऊपर के लोग हैं उन सभी को 100% लिटरेसी कर देनी है।
ओके तो ये टारगेट आपको याद रखने। 10+2 स्ट्रक्चर था, हमने 5+3+3+4 इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ला दिया। ई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए आपके बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे दीक्षा पोर्टल है, इसके ऊपर आपको 80,000 से ज़्यादा ई बुक मिल जाएंगी सीबीएसई एनसीईआरटी वगैरह से रिलेटेड, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक की। ई पाठशाला ऐप के जरिए आप एनसीईआरटी पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। स्वयं प्रभा पोर्टल के जरिए आपको टीवी पर जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है लेकिन टीवी उनके पास है, तो उनको दूरदर्शन चैनल के जरिए शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। एक नेशनल रेपोजिटरी बनी है ऑफ द ओपन स्कूल रिसोर्सेज NROER, इंटरेक्टिव वीडियोज़, ऑडियोज़, इमेजेस, फाइल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आपको जो चाहिए सब मिलेगा। उसके बाद हमने डिजिटल एम्पावरमेंट भी क्या है, सभी सेक्टर्स के अंदर डिजिटल एम्पावरमेंट की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डिजिटल एम्पावरमेंट के ऊपर, इनमें कुछ दिया नहीं गया था, ठीक है। तो वही है डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पर लाए थे, फिर मेक इन इंडिया वगैरह, उसके ऊपर ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं थी। जैसे हम बात करें ये लेबर रिफॉर्म्स हमारे पास लाए गए, तो कंट्री के अंदर आप देखें तो लगभग 3 दर्जन, लगभग 40 से ज़्यादा लॉस थे। उन 40 से ज़्यादा लॉस को हमने यहाँ पर ख़त्म किया और हमने कहा ये 40 के 40 लॉस ख़त्म, अब हम इंडिया के अंदर 4 लेबर लॉज रखेंगे जिनको कहा जा रहा है लेबर कोड। ओके तो जितने भी लेबर कोड इंडिया के अंदर थे उनको लिंक्ड कर दिया है 4 कोड से। क्यों ये देखिए आप, इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म ये यहाँ पर है, 50 करोड़ वर्कर्स को इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि लेबर कोड्स जो यहाँ पर 4 आएंगे उसके कारण। ये बताया जा रहा है वरदान है वर्कर्स के लिए। क्योंकि अर्लियरली अगर आप देखें तो लेबर लॉज जो कि ब्रिटिश रूल के समय पर थे, इंस्टीड ऑफ प्रोटेक्टिंग एन इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, दे आर प्रोवाइडिंग द कम्बर्सन एंड ट्रबलसम ड्यू टू द एंडलेस पेपर वर्क इन्वॉल्व। तो आप देखिए कि 40 से ज़्यादा लॉज हैं तो 40 से ज़्यादा प्रोविजंस भी होंगे और सभी प्रोविजंस को लेबर्स को मीट करना पड़ता था, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आती थी। एंडलेस पेपर वर्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के जरिए बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे। ओके तो बहुत सारे लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस से गुजरना पड़ता था, बहुत सारे लॉज थे, 3 दर्जन से ज़्यादा लॉज थे, बट अब ये सब चेंज हो गया है, अब हम नए लॉज यहाँ पर लेकर के आए हैं। ओके तो साथ ही हमने यहाँ पर श्रम सुविधा पोर्टल है वो भी लॉन्च किया है, ताकि जो रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोविज़न है वो श्रम सुविधा पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। तो याद रखिए श्रम सुविधा पोर्टल लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पीटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ओके और इसके अंदर अरेंजमेंट्स किए गए हैं फॉर द ईजी रिटर्न फाइलिंग फॉर द इंडस्ट्रीज थ्रू द श्रम सुविधा पोर्टल, याद रखिएगा। उसके बाद जो 40 से ज़्यादा लॉज थे उनको मर्ज करके वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्री सेफ्टी एंड वेलफेयर कोड के अंदर तब्दील कर दिया गया है। उसके बाद देखें तो और भी कुछ काम किए गए हैं, जैसे हमने उमंग ऐप यहाँ पर लॉन्च किया, हमने डिजिटल लॉकर यहाँ पर लॉन्च किया, ताकि जो ऑनलाइन सिस्टम है वो यहाँ पर बरकरार रहे। आईटी रिटर्न्स यहाँ पर उनके लिए सुविधा दी गई। आईटी रिटर्न्स भरने वालों के लिए हमने फेसलेस असेसमेंट का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो टैक्स पेयर वाला जो यहाँ पर चार्टर अभी लाया गया था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। माइग्रेंट लेबर्स के लिए नेशनल डाटाबेस तैयार किया गया है, तो माइग्रेंट्स लेबर्स जो भी हैं उनको भी यहाँ पर लेबर कोड्स का जो रिफॉर्म है उनके साथ साथ उनके लिए आपका देखें तो नेशनल डाटाबेस हमने यहाँ पर तैयार किया है। और राइट 6 करोड़ लोगों को डिजिटली लिटरेट कर दिया गया है अंडर द प्राइम मिनिस्टर रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन, याद रखिएगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन का मकसद याद रखिए क्यों दिया गया है, तो डिजिटल जो सर्टिफिकेशन फैसिलिटी है प्रोवाइड की जा रही है टू गिव द लाइफ सर्टिफिकेशन फॉर ऑब्टेनिंग पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद अगर आपको पेंशन लेनी है तो आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन इशू किया जाएगा। ओके उसके बाद यहाँ पर देखें तो एक दो ऐप हैं, जैसे GAMA गामा पोर्टल है और द कन्फोनेट ऐप है, दोनों ऐप को याद रखिएगा। कंज्यूमर राइट्स के लिए हैं, आपको किसी भी तरह की कंप्लेंट है गामा पोर्टल पर जाइए या फिर कन्फोनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाई जा रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स जो है ये भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर आता है। भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर हमको हर एक गाँव के अंदर, इंडिया में लगभग 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं, हर गांव के अंदर इंटरनेट को है वो प्रोवाइड कराना है, इसके लिए ऑप्टिकल केबल्स बिछाए जा रहे हैं। तो अभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर उसको फुल्ली ऑप्टिकल केबल फाइबर के जरिए बिछाया जा चुका है, जिससे कि उनको टेली एजुकेशन है, टेली हेल्थ है, ई गवर्नेंस की सर्विसेज हैं, ई टूरिज़्म है, वो सब में बढ़ावा देखने के लिए मिले। तो ये पॉइंट याद रखना है कि भारत नेट प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। उसके साथ साथ कई सारी और स्कीमें हैं, जैसे पक्का हाउस प्रोवाइड किया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंदर। उजाला योजना के अंदर LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने का काम है, तो 99% लोगों पॉपुलेशन को हम उजाला स्कीम के अंदर LPG कनेक्शन प्रोवाइड करा चुके हैं।
उसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन के बाद अगर आप देखें तो टॉयलेट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं और 11 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज़ को हमने यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो प्रोवाइड यहाँ पर कराए हैं। ओके, उसके बाद देखें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, कम से कम रेट के ऊपर 12 रुपये 330 रुपये एनुअली, इन सब रेट्स पर हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर आप देखें टेकिंग इंटरनेट कनेक्शन टू द विलेजेस ऑप्टिकल फाइबर के पर भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए स्वामित्व स्कीम का इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, पीटी में क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। माई प्रॉपर्टी माई राइट के हिसाब से अंडर द स्कीम बेनिफिशरीज आर ग्रांटेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग देयर ओनरशिप टू द लैंड टाइटल्स। आपकी ज़मीन है, आप जाइए और स्वामित्व स्कीम के अंदर उसको रजिस्टर करा दीजिए। एक बार रजिस्टर हो गई तो आपका डिजिटाइजेशन हो जाएगा, आपके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका डिजिटाइजेशन करा दिया जाएगा हर एक विलेज के अंदर। ये हमारा एम है। डिजिटल रिकॉर्ड रहते हैं तो सुविधा रहती है, क्योंकि आप देखें तो आधे से ज़्यादा जो केसेस हैं वो इसी चीज़ को लेकर के हैं, जो लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको लेकर के हैं। तो अगर डाटा सरकार के पास रहेगा तो एकदम से यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद एक स्कीम याद रखिए, पीएम स्वनिधि स्कीम। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम चलाई गई है, जो सड़कों पर ठेला वगैरह लगाते हैं उनके लिए स्कीम यहाँ पर है। अगर वो कुछ शुरू करना चाहते हैं तो उनको 10,000 से लेकर के 50 लाख रुपये तक का लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखें फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमने तैयार करने की कोशिश की है। साथ ही फार्मर्स की इनकम 2022 तक आपको पता ही है कि हमें देनी है। किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम चली हुई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान स्कीम योजना, 6,000 रुपये आपको 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 दिए जाएंगे। ओके, हर 4 महीने के अंतराल पर। जो रेलवे मंत्रालय है उसने किसान रेल स्कीम यहाँ पर शुरू की है, ताकि आपकी जो पेरिसेबल गुड्स हैं, ओनियन है, पोटैटो है, टोमेटो है, उनको यहाँ पर तेज़ी से ट्रांसफ़र किया जा सके। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखें तो ई नाम पोर्टल है, उसके ज़रिए बहुत सारी और कमोडिटीज़ को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है और ज़्यादा वायर्स को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए तो उनको भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ओके, सेल्फ रिलायंस की तरफ इकोनॉमी में क्या चेंजेस हुए, तो इकोनॉमी में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इकोनॉमी के अंदर देखें तो आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया है, सेल्फ रिलायंस इंडिया लॉन्च किया है, जान भी जहान भी यहाँ पर सरकार ने कहा है। और आप देखें तो हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज यहाँ पर लॉन्च किए हैं लॉकडाउन के दौरान, तो इनको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए जो इकोनॉमी है वो 23% तक सिकुड़ चुकी है। इंडिया के अंदर देखें तो 23% तक जो इकोनॉमी है वो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। ये सबसे कम थी एशिया के अंदर अगर हम देखें तो। स्लो डाउन इन इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला। पुअर हैं, फार्मर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, लेबरर्स हैं, सबको इम्पैक्ट हुआ और सबके लिए हमने कुछ ना कुछ किया। 15% पैकेज ऑफ इंडियाज़ जीडीपी हमने यहाँ पर खर्च किया, जो आपका आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिए गए थे अलग अलग फेजेस के अंदर। तो 29 लाख करोड़ रुपए 3 फेज़ के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद इंडिया रेडी है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेड करने के लिए। आपको पता हो तो 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुके हैं। पहला 1750 में इंग्लैंड के अंदर शुरू हुआ था, तो उस समय हमारी हालत खस्ता थी, हमारी दूसरे में भी हालत खस्ता थी, हमारी तीसरे में भी हालत खस्ता थी। क्योंकि आप देखिए जब सेकंड और थर्ड हो रहे थे तो इंडिया वाज अ स्लेव एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट। ठीक है, तो हम इंग्लैंड की जो है वो हम अभी इंग्लैंड के अंदर थे, लेकिन अब हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्वतंत्र हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, इन सबको हम फुल्ली यूज़ कर रहे हैं। 120 करोड़ लोगों को आधार कार्ड प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप देखें तो इंडिया फुल्ली प्रिपेयर्ड है 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड करने में, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया का रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। टेली कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया गया है, 93% तक ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिए गए हैं, हर एक को मोबाइल इंटरनेट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मोबाइल इंटरनेट कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, पीटी का पॉइंट याद रखिएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा आप देखें तो ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर बिछा दी गई है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर मैंने आपको रैंकिंग बताई, 2014 में 81 रैंक थी, 2020 में हमारी रैंक 48 हो गई। ये जो रैंकिंग दी गई है ये आपको 2019 की दी गई है। उसके बाद बात करें डीबीटी और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। हमने जनधन अकाउंट खोले, जनधन अकाउंट खोलने के बाद हमने देखा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम यहाँ पर हमने शुरू की। गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिए हैं रूल फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो एफडीआई यहाँ पर आता है उनके लिए डिफेंस, इंश्योरेंस, रेलवेज़ हैं, इन सब में हमने एफडीआई की लिमिट को थोड़ा इंक्रीज़ किया है ताकि नई नई जॉब क्रिएट हो सकें और प्राइवेटाइजेशन की तरफ इंडिया चल सके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर हमने देने की बात की है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, याद रखिए जितना हो सके।
64% ऑफ द अकाउंट्स ओपन इन द रूरल एरियाज। तो आप देखें 64% अकाउंट, जन धन अकाउंट 64% रूरल इंडिया के अंदर खोले गए। और अगर आप देखें तो जो पीएम मुद्रा स्कीम है जिसके अंदर किशोर, तरुण और ये सब लोन वगैरह दिए जाते हैं, 28 करोड़ के लोन सेक्शन किए गए हैं। जन धन योजना, एवरी मेंबर इन एवरी हाउस होल्ड नाउ बैंक अकाउंट उनके पास है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर करने की बात हो रही है। दूसरा, भीम ऐप यहाँ पर आपका अवेलेबल करा दिया गया है। भीम ऐप के ज़रिए आपको यूपीआई की सर्विसेज अवेलेबल होती है। 170 से ज़्यादा बैंक यहाँ पर लिंक हैं। इंडिया ने सरपास कर दिया है यूएस को, चाइना को 2020 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर हुए हैं। डिफेंस के सेक्टर में हमने क्या किया है? डिफेंस के सेक्टर में अगर हम देखें तो हम परचेज कर रहे हैं इंडिजीनियसली बुल्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, 48,000 करोड़ रुपए इंडिजीनियसली डेवलप हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद देखें तो पीएम मोदी का यहाँ पर विज़न था 2014 में जब वो यहाँ पर आए कि डिफेंस मिनिस्ट्री को हम ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे और जितना भी हम बाहर से प्रोक्योरमेंट करते हैं, जो मिसाइल है, नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, उनका सामान उसको खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हम इंडिया को सेल्फ लैंड बनाएंगे डिफेंस सेक्टर के अंदर। और इसके लिए हमने क्या क्या किया? हमने ये सारे काम यहाँ पर किए। एज इंडेक्स ड्राइव लॉन्च्ड टू कनेक्ट द स्टार्टअप्स की हमने यहाँ पर मदद ली। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स इक्विपमेंट मेड इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर की बजट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ाया गया। 52,000 करोड़ रुपए का सेपरेट बजट लॉन्च किया गया और साथ ही 2 डिफेंस कॉरिडोर भी खोले गए हैं, एक तमिलनाडु एक उत्तर प्रदेश। याद रखिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस खोले गए हैं। CDS की पोस्ट हमने क्रिएट की। जनरल विपिन रावत इंडिया के पहले CDS यहाँ पर नियुक्त की गई। हमने S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया से यहाँ पर मंगाया। फिर आप देखें तो कालाशिनिकोव AK-203 जो राइफ़ल हैं वो हमने यहाँ पर इंडिजीनियसली जो है वो डेवलप की। हॉविट्ज़र टैंक्स हैं वो हमने इंडिजीनियसली डेवलप किए और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स भी इंडिजीनियसली डेवलप की। टेररिज्म एक्टिविटीज़ में लगातार कमी देखने के लिए मिली है जब से आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया है। तो डाटा दिखाया गया है कि टेरर एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा कम हुई हैं। उसके बाद इंडिया दुनिया के स्टेज पर भी यहाँ पर चमका है। इंडिया साइंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। ओके, तो किस तरीके से इंडिया ने यहाँ पर वर्ल्ड स्टेज पर जो है वो अपनी शाइनिंग करी है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो 2014 से जब से गुरुजी आए हैं पावर के ऊपर, ही इन्वेगोरेट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने अपने तरीके से मोड़ा है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो हमारे ओल्ड फ्रेंड्स हैं उनके साथ बायलैटरल रिलेशंस हमारे बने रहेंगे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं। उसके बाद हमने कहा कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी अपनाएंगे और हमने लुक वेस्ट पॉलिसी भी अपनाई। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा नाइबरहुड फर्स्ट। सबसे पहले तो इंडिया फर्स्ट आ गया, उसके बाद नाइबरहुड की तरफ गए जो इंडिया है, इंडिया के चारों तरफ हैं, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इन सब की तरफ हमने ध्यान देना शुरू किया। फिर हम एक्सटेंडेड नाइबर अप्रोच की तरफ चले गए। एक्सटेंडेड नाइबर्स का मतलब हो जाता है कि म्यांमार से आगे जितने भी हैं, ठीक, या फिर इधर आपके पाकिस्तान से आगे जितने भी हैं, इन सबको हमने टारगेट करना शुरू किया। हम वियतनाम के साथ हैं, इंडोनेशिया के साथ है, कल्चरल टाइज कंबोडिया के साथ हैं, या वेस्ट एशिया के साथ हम अपने टाइज यहाँ पर बना करके रखते हैं। उसके बाद बायलैटरल रिलेशंस बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमारे हैं और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमारे अंदर बसी पड़ी है। उसके बाद हमने जो स्ट्रेंथन किए हैं इंडिया के टाइज विद USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, गल्फ, एशियन वेस्ट एशियन कंट्रीज़, G20 में पार्टिसिपेट किया। नॉन अलाइन मूवमेंट समिट्स में हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं। ड्यूरिंग हिज विजिट टू द मालदीव्स, जब ये मालदीव की तरफ गए थे, PT का पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखिएगा, तो इनको यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, रूल ऑफ निशान इज़ुद्दीन अवार्ड यहाँ पर इनको दिया गया। मालदीव की सरकार ने इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। मोदी जी की बात कर रहा हूँ। दूसरा, ये जब UAE के टूर पर गए थे, संयुक्त अरब अमीरात के, तो ऑर्डर ऑफ जायद इनको यहाँ पर दिया गया जो कि वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, याद रखिएगा। उसके बाद हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है टेररिज्म में, क्योंकि टेररिज्म में आप देखें तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि 1989 में बनाई गई थी, उसके अंदर हमने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करके रखा है ताकि पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल फोरम के अंदर खड़ा ना हो सके दोबारा से। ओके, फिर हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, पाकिस्तान हमें रोक रहा था कि कुलभूषण जाधव से मिलने की परमिशन ना दी जाए, लेकिन हमने वहाँ पर कॉन्सुलर एक्सेस हासिल कर ली किसी भी तरीके से। ओके, तो ये इंडिया का प्रभुत्व दिखाता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर।
तीसरी चीज़, हमने नेपाल को 2015 में इमीडिएट रिलीफ भेजी, वहाँ पर अर्थक्वेक आया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए इंडोनेशिया के अंदर सुनामी और अर्थक्वेक में जो विक्टिम्स थे उनकी हमने यहाँ पर मदद की। फिर साथ ही बात करें तो साइक्लोन इडाई जो कि मोजाम्बिक के अंदर आया, इंडिया ने अपनी हेल्प वहाँ पर भेजी। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के जरिए कोरोना वैक्सीन जो है हमने लगभग 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ 95 कंट्रीज़ को यहाँ पर भेजी। 6 करोड़ डोजेज़ हमने कोविडशील्ड और कोरोना जो आपकी दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन उसकी यहाँ पर हमने सप्लाई की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया के द्वारा बनाया गया था फ्रांस के साथ मिलकर के, याद रखिएगा। इंटरनेशनल योगा डे इंडिया की ही देन है, जिसको यूनाइटेड नेशंस के अंदर एज अ रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया है। हर साल 21 जून को मनाया जाता है। हम क्वाड के अंदर एक एक्टिव मेंबर हैं। क्वाड के अंदर इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। ये एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के अंदर यहाँ पर हो गया। और एशिया एंड पैसिफिक रीजन के अंदर हम पूरी तरीके से सिक्योरिटी को अलर्ट करते हुए यहाँ पर चलते हैं। तो एक सिक्योरिटी ग्रुप के रूप में याद रखिएगा। फिर हमारे 2+2 डायलॉग चल रहे हैं, जैसे यूएस के साथ हमारा डायलॉग 2018 के अंदर था। ओके, फिर हमने 2020 में भी इस तरह के डायलॉग्स यूएस के साथ किए हैं। उसके बाद देखें तो हमने आपको बना दिया है कि फर्स्ट नेशनल लॉ सिंबल बिकम्स अ रियलिटी। कहने का मतलब ये है कि जो आपका आर्टिकल 370 है और जो आर्टिकल 35A था उसको हमने यहाँ पर ख़त्म किया। जम्मू एंड कश्मीर को एज इंटीग्रल पार्ट हमने यहाँ पर स्वीकार किया है। और जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट होने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है वो हमने यहाँ पर दिया है। तो इसके बारे में आपको सब पता है कि जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ से आपको कोई पॉइंट ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर सेम टू सेम ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, हमने राइट्स प्रोवाइड किए, जो इक्वालिटी है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश की, डिस्क्रिमिनेशन को हमने यहाँ पर ख़त्म किया। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। तीसरा हम देखें तो करतारपुर कॉरिडोर जो है वो भी हमने यहाँ पर ओपन कराया। करतारपुर कॉरिडोर जो कि फाउंड किया गया था सिख रिलीजन के द्वारा, गुरु नानक साहिब जो गुरु नानक देव जी हैं उनके द्वारा करतारपुर जो है वो उन्होंने वहाँ पर कुछ लास्ट जो डेज़ हैं अपने वहाँ पर स्पेंड किए थे। तो ये एक होली प्लेस वहाँ पर माना जाता है और हमने इसको लिंक किया ताकि जो आपकी पिलग्रिमेज हैं वो वहाँ पर जा कर के श्रद्धा जो है अपनी दिखा सकें। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये हमने यहाँ पर खोला। उसके बाद देखें CAA का मुद्दा आ जाता है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ये आपको पता है कि हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज़ को छोड़ करके बाकी कंट्रीज से माइनॉरिटीज़ को अलाउ कर दिया है। फिर दूसरा देखें केदारनाथ पिलग्रिमेज, जिसके अंदर यहाँ पर आप देखें 2013 के अंदर भीषण जो फ्लड यहाँ पर आई थी उसको रिवाइव किया है और आज 7 साल के बाद दोबारा से रिवाइव किया गया है उसको। फिर आगे देखें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यहाँ पर बना दिया गया है। हिंदूज़ का बहुत ही बड़ा जो यहाँ पर आपका देखें तो बहुत बड़ा फेथ है। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कंप्लीट कर दिया गया है इस साल। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया था, आदि शंकराचार्य के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो ये कॉरिडोर हम यहाँ पर इसको बनाएंगे ताकि काशी को विश्वनाथ जो आपका काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है उससे रिलेटेड कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो बोडो एकॉर्ड, यहाँ पर बोडोलैंड की जो डिमांड यहाँ पर चल रही थी उस प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट किया है। 50 साल हो गए हैं और उनके एग्रीमेंट को जो कि हमने जो असम के अंदर ये जो एग्रीमेंट है बोडोलैंड, हमने उसको वहाँ पर सुलझाने का काम किया है। उसके बाद वन नेशन, बहुत सारे प्रोग्राम है जैसे वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड। एक ही कार्ड आप कार में, कैब में, बस में, मेट्रो में यूज़ कर सकते हो, ट्रेन में यूज़ कर सकते हो। वन कार्ड वन राशन कार्ड स्कीम, एक ही राशन कार्ड के ज़रिए आप पूरे इंडिया में कहीं से भी अनाज को प्रोक्योर कर सकते हो अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते हो। वन नेशन वन मार्केट ई नाम पोर्टल के जरिए, वन नेशन वन पावर ग्रिड, एक जगह पर पावर ग्रिड सुविधा है, वन नेशन वन गैस ग्रिड, वन नेशन वन फास्टैग, ठीक है, वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख का बीमा, वही 10 करोड़ फैमिलीज, 50 लाख लोगों को, ठीक है, 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना। ओके, वन नेशन वन टैक्स, GST की बात कर रहे हैं। वन नेशन वन एग्ज़ाम, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो कि अभी बनाई गई उसकी बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर दिया गया था टॉर्च बेरर्स ऑफ इंडियाज़ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो अलग अलग जो नेता यहाँ पर हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई उनके बारे में दिया गया था। तो इनके लिए हमने अमृत महोत्सव लॉन्च किया है। इसको कहा जाता है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो अमृत महोत्सव थ्रोज लाइट अपॉन सच इंपॉर्टेंट इवेंट्स एलोंग विद हाईलाइटिंग इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी, कमिटमेंट एंड एग्रीकल्चर रिचनेस। तो इसको दिखाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया गया है। अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया था। एक बार स्लाइड को पॉज करिए, उसको पढ़ लीजिएगा या फिर PDF से पढ़िएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर आपको पढ़कर ही सुनाऊँगा, इसका कोई और फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो इनके बारे में पढ़िएगा।
ओके, दूसरे आपका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लीडर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको हिस्ट्री की बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, ये आपको यहीं से ही मिलेंगे। ओके, तो ये आपको पढ़ने हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए। वीर सावरकर के बारे में दिया गया था। ये लास्ट यहाँ पर हो जाता है और टोटल यहाँ पर 66 स्लाइड्स थी। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट के अंदर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको ये इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, एक दो बार का और ला करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको पता करके बताना है कि क्या सिचुएशन है। ऑलराइट, तो इसका आप मुझे बताइए और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।